ओके, वेलकम बैक। सो आज हमारा जो डिस्कशन का टॉपिक होने वाला है वो है आइंस्टीन्स ए एंड बी कोफिशिएंट। ये जैसा कि इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपसे बात की थी कि आइंस्टीन ए बी कोफिशिएंट जो होता है ये एक तरह का मैथमेटिकल ट्रीटमेंट है जो कि सबसे पहले आइंस्टीन ने स्टिमुलेटेड एमिशन प्रोसेस को फॉर्मुलेट करने के दौरान डेवलप किया था। आने वाले समय में इस फॉर्मुलेशन से हमने कुछ इम्पॉर्टेंट पैरामीटर निकाले और उन पैरामीटर्स की सहायता से हमने लेज़र के एक्शन को फिर समझाया। तो ये बात ध्यान देने वाली है कि जब आइंस्टीन ने इस थ्योरी को डेवलप किया था उसमें लेज़र की बात कहीं दूर दूर तक नहीं थी। वो तो करीब करीब 50-60 साल बाद इसको इस कॉन्सेप्ट को इसको प्रैक्टिकलिटी में देखा गया और उसके हिसाब से फिर लेज़र डेवलप हुई। और फिर जब उसकी मैथमेटिक्स डेवलप करने की बात आई तो इसी आइंस्टीन का जो फॉर्मूलेशन था उसको यूज किया गया। तो इस तरह से एक लंबा समय इस कॉन्सेप्ट ने बिताया है बिफोर द एक्चुअल प्रैक्टिकलिटी में आने से पहले। तो आपसे सवाल पूछा जाता है कि जो आइंस्टीन्स ए और बी कोफिशिएंट है, आपसे सवाल पूछा जाता है आइंस्टीन्स कोफिशिएंट जो हैं उनके बीच में रिलेशन लिखिए। आइंस्टीन कोफिशिएंट जो हैं उनके कॉन्सेप्ट को समझाएं, उनके बीच में रिलेशन लिखें और उस रिलेशन से हम कुछ इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन्स हैं जो कि यहाँ पर ऑब्जर्व करेंगे। जरा से समझें इस बात को। सबसे पहले आप ये समझना शुरू करें कि होता क्या है कि एक एनर्जी लेवल होती है और हम कहते हैं हमारे एटम जो है वो इस एनर्जी लेवल में है। इसका मतलब ये हुआ कि हमने अपने जो एटम है जिसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं उस पूरे एटम की कुछ एनर्जी मान ली जो कि होती है, नॉर्मली होती है, उसको हमने देखा। अब जरा समझे, जैसे मान लीजिए आपके पास ये एटम है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन इस तरह से चक्कर लगा रहे हैं तो आपकी दो ऑर्बिट हैं। ऐसा नहीं कि और ऑर्बिट नहीं है, और ऑर्बिट भी हैं, लेकिन चूंकि वहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं है इसलिए हम उसको शो नहीं करते। तो जो डॉटेड लाइन से हम शो कर रहे हैं ये वो ऑर्बिट्स हैं जो कि पॉसिबल हो सकती हैं बट अभी शो नहीं हो रही। अब सोचो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है जब उसको बाहर से एनर्जी मिली तो इलेक्ट्रॉन जंप करके इस हायर एनर्जी ऑर्बिट में चला गया और फिर आपको ये जो एनर्जी ऑर्बिट थी ये दिखनी शुरू हो गई। तो आपको लगा कि हाँ ये हायर एनर्जी ऑर्बिट है। और इस जो ये एटम जो इस स्टेट में है जबकि उसने एनर्जी को एब्जॉर्व कर लिया है, इसे कहते हैं एक्साइटेड स्टेट। आपका जो पूरा एटम है वो एक्साइट हो चुका है जो कि उसने एटम ने फोटोन को एब्जॉर्व किया है, एनर्जी एब्जॉर्व की है और अब वो जो इलेक्ट्रॉन है वो किसी हायर एनर्जी लेवल में आ गया है। ये जो हायर एनर्जी लेवल है ये इसकी परमानेंट लेवल नहीं थी। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इसमें 10⁻⁸ सेकेंड का समय बिताएगा और उसके बाद वापस से अपनी ओरिजिनल एनर्जी स्टेट में आ जाएगा। ये हाई एनर्जी स्टेट दिखनी बंद हो जाएगी और जो फोटोन इसने एब्जॉर्व किया था, जो एनर्जी एब्जॉर्व की थी, उसको बाहर फोटोन के रूप में बाहर फेंक देगा। दिस वॉज द मॉडल विच वॉज सजेस्टेड बाय द बोहर। बोहर ने इस बात को सजेस्ट किया था। तो आइंस्टीन ने यहीं से अपनी शुरुआत की। आइंस्टीन ने अपनी बात की शुरुआत यहीं से की कि मान लीजिए हमारे पास एटम जो है वो अपने एनर्जी स्टेट में है, ग्राउंड एनर्जी स्टेट है, बेसिक एनर्जी स्टेट है। वो एटम एक्साइट होकर के कहाँ जा सकता है, E2 में जा सकता है। मतलब अगर उसको एक फोटोन मिले, एक ऐसा फोटोन आए जिसकी एनर्जी hν जो है वो E2 - E1 के बराबर है, तो वो इस एटम को, याद रखना एटम की बात कर रहे हैं, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन ही हो रहा है लेकिन हम पूरे एटम को एक्साइट होता हुआ कहेंगे। तो जब एटम ने फोटोन एब्जॉर्व नहीं किए थे तो हमने कहा था कि एटम हमारा ग्राउंड स्टेट में है। जब एटम फोटोन एब्जॉर्व कर लेगा तो हम एटम को कहेंगे एक्साइट स्टेट में पहुंच गया। अब वो एटम ने फोटोन एब्जॉर्व किया तो क्या हुआ होगा, उस एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन किसी हाई एनर्जी लेवल में चक्कर लगा रहा होगा। लेकिन हम दिखाएंगे कैसे कि पहले हमारा एटम ग्राउंड स्टेट में था जब उसने फोटोन एब्जॉर्व नहीं किया था, और जब उसने फोटोन एब्जॉर्व कर लिया उसके अंदर कुछ इलेक्ट्रॉन ऊपर चले गए, उस दौरान हमारा एटम हम कहेंगे कि अब वो एक्साइटेड स्टेट में चला गया है। तो इस बात को ध्यान रखना, ये एनर्जी लेवल इलेक्ट्रॉन के लिए नहीं कि इलेक्ट्रॉन को हम यहाँ ये जो सर्किल है इलेक्ट्रॉन को नहीं शो कर रहे हैं, ये एटम को शो कर रहे हैं। और हम ये दिखा रहे हैं कि एटम एक्साइट हुआ यानी कि फोटोन एब्जॉर्व किया होगा, एटम डी एक्साइट हुआ यानी कि फोटोन उसने इजेक्ट कर दिया होगा। ठीक है, ये एनर्जी स्टेट है और इस एनर्जी स्टेट की लाइफ टाइम जो है 10⁻⁸ सेकेंड है। कहाँ से ये नंबर आता है, ये नंबर हाइजेनबर्ग के अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से निकल के आता है। तो यहाँ पर क्या क्या होने वाला होता है, आपको एक फोटोन भेजना पड़ेगा, वो फोटोन एटमों के द्वारा एब्जॉर्ब होगा, एटम ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चले जाएंगे, एक्साइटेड स्टेट में एक सर्टेन टाइम स्पेंड करेंगे, फिर वो वहाँ से नीचे की तरफ जंप करेंगे
और इस पूरे प्रोसेस के दौरान एक फोटोन जो है वो बाहर की तरफ इजेक्ट आउट हो जाएगा। दिस इज द होल एटॉमिक ट्रांजिशन प्रोसेस। ये पूरा एटॉमिक ट्रांजिशन का प्रोसेस होता है। अब यहीं पर आइंस्टीन कहते हैं कि देखो क्या हो रहा होगा। सबसे पहले क्या हुआ, आपका एटम ग्राउंड स्टेट में था, उस पर फोटोन आया, एटम एब्जॉर्ब कर रहे हैं फोटॉन्स को और ऊपर जा रहे हैं। इस प्रोसेस को नाम दिया गया स्पॉन्टेनियस, क्योंकि नेचुरल तरीके से हो रहा है, इसमें कोई बाहर अभी उस तरह कोई इफेक्ट हम नहीं बता रहे, इसे नेचुरल प्रोसेस, तो इसे कहते हैं इसे एक मिनट सॉरी, दिस इज कॉल्ड द एब्जॉर्प्शन। दिस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। दिस इज एब्जॉर्प्शन। इसके अंदर एब्जॉर्प्शन कितना होगा, एब्जॉर्प्शन मतलब होता है कितने एटम एब्जॉर्ब करेंगे फोटोन और एक्साइट करेंगे। तो इस बात पे डिपेंड करेगा कि कितने एटम हैं। मान लो एनर्जी स्टेट में कितने एटम है, N1 एटम है, तो कितने एटम है। दूसरा है कितने फोटोन आ रहे हैं, मतलब ज़्यादा फोटोन आएंगे तो ज़्यादा एटमों को एक्साइट करेंगे, तो हम इनकी डेंसिटी U कहते हैं और उनकी फ्रिक्वेंसी ओमेगा कहते हैं। जैसे न्यू है तो 2 पाई न्यू जो होता है वो ओमेगा हो जाएगा। तो जो एब्जॉर्प्शन होगा वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि ग्राउंड स्टेट में कितने एटम बैठे हैं और उन पे कितने फोटोन गिर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद फिर क्या होगा, जब ये एटम पहुंच जाएंगे एक्साइटेड स्टेट में तो ये अपने आप अपनी बारी का 10⁻⁸ सेकेंड पूरा होने का इंतजार करेंगे और नीचे जंप कर देंगे। तो इसे कहेंगे स्पॉन्टेनियस, इसको आप नाम दोगे स्पॉन्टेनियस एमिशन। इसमें कितने फोटोन है सब कोई रोल नहीं है, खाली इस बात पर डिपेंड करेगा कि जैसे जैसे फोटोन N2 एनर्जी स्टेट सेकंड में जा रहे हैं उसी तरह से नीचे आ रहे हैं। उसके बाद आइंस्टीन ने एक और बात सोची, उन्होंने कहा मान लो अगर कुछ एटम ऐसे हों जिनमें जो एक्साइटेड स्टेट है E2 ये इसकी लाइफ टाइम ज़्यादा हो, करीब 10⁻³ सेकेंड हो, यानी कि 10⁻8 सेकेंड वाले एटमों से 10⁵ टाइम ज़्यादा, तो क्या होगा, तो वैसी स्थिति में एटम यहाँ बैठे रहेंगे क्योंकि उनके लिए समय अब 10⁻³ सेकेंड तक रुकना है बजाय 10⁻⁸ के, तो एटम यहाँ पर रुके रहेंगे और धीरे धीरे यहाँ की पॉपुलेशन, एक्साइटेड स्टेट की पॉपुलेशन बढ़ना शुरू हो जाएगी। इस घटना को पॉपुलेशन इन्वर्जन कहा जाएगा, हम लोग बात करेंगे अभी इसके बारे में। और उसके बाद फिर जब ये वापस से कूदेंगे, वापस से किसी फोटोन के इन्फ्लुएंस में कूदेंगे, तो उस समय हमारे पास क्या हो जाएगा, उस समय हमारे पास हो जाएगा स्टिमुलेटेड एमिशन उस समय हो जाएगा। ये प्रोसेस चूँकि इन्फ्लुएंस में हो रहा है, स्टिमुलेशन होने पे हो रहा है, तो इस बात पे डिपेंड करेगा कि कितने एक्साइटेड स्टेट में एटम थे और जो फोटोन जिसने इनको ये जंप करवाया है उसकी डेंसिटी कितनी है। तो आप देखो यहाँ पर एब्जॉर्प्शन का जो प्रोसेस है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन एटमों की पॉपुलेशन, उनका नंबर और फोटोन की डेंसिटी भी डिपेंड कर रही है। ऐसे ही स्टिमुलेटेड एमिशन प्रोसेस में एनर्जी स्टेट में एटमों की संख्या और उसके ऊपर गिरने वाले फोटोन की डेंसिटी डिपेंड कर रही है, जबकि स्पॉन्टेनियस एमिशन में सिर्फ नंबर ऑफ एटम जो मौजूद हैं एनर्जी स्टेट E2 में उस पर डिपेंड कर रहा है। अब इन सबको समझाने के लिए एब्जॉर्प्शन, स्टिमुलेशन एमिशन, स्पॉन्टेनियस एमिशन, आइंस्टीन ने कुछ रेट इक्वेशंस लिखी थी, कुछ इक्वेशंस उन्होंने बनाई और उसी के दौरान उन्होंने यूज किया था कोफिशिएंट्स, कांस्टेंट्स की वैल्यू, जिनको कि हम लोग आज समझेंगे। देखिए सबसे पहले तो हम लिखते हैं यहाँ पर यही पहले यही कहेंगे कि सपोज हमारे पास 2 एनर्जी लेवल सिस्टम है, सपोज हमारे पास 2 एनर्जी लेवल्स हैं और एनर्जी लेवल्स ऐसे हैं कि एनर्जी लेवल्स हैं E1 एंड E2 और यहाँ पे खास बात यह है कि E2 जो है वो हायर एनर्जी स्टेट की बात हो रही है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्पॉन्टेनियस एब्जॉर्प्शन। स्पॉन्टेनियस मतलब अपने आप हो रहा है ना, तो इसको हम कहते हैं स्पॉन्टेनियस एब्जॉर्प्शन। अब यहाँ आप स्पॉन्टेनियस वर्ड हटा भी सकते हैं। एब्जॉर्प्शन, स्पॉन्टेनियस एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, इसमें हम बताएंगे कि ये स्पॉन्टेनियस एब्जॉर्प्शन 2 बातों पे डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब क्या होता है, स्पॉन्टेनियस एब्जॉर्प्शन का मतलब है कि जो ग्राउंड स्टेट का एटम है, यहाँ मैं जल्दी शॉर्ट में लिख देता हूँ, आपको ऐसे पूरा लिखना होगा कि ग्राउंड स्टेट का एटम एब्जॉर्ब करता है फोटोन को। ग्राउंड स्टेट का एटम एब्जॉर्ब करता है फोटोन को और क्या हो जाता है, एक्साइटेड स्टेट में शिफ्ट कर जाता है। ये होता है स्पॉन्टेनियस एब्जॉर्प्शन में। ये प्रोसेस किस किस बात पे डिपेंड करता है, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि कितने नंबर ऑफ एटम है, नंबर ऑफ एटम इन लेवल E1 लेवल पे कितने एटम है
और दूसरा इस बात पे डिपेंड करता है कि जो एनर्जी डेंसिटी है, एनर्जी डेंसिटी किसकी, जो रेडिएशन आ रहा है, एनर्जी डेंसिटी ऑफ रेडिएशन, एनर्जी डेंसिटी ऑफ रेडिएशन ऑफ फ्रिक्वेंसी, कितना फ्रिक्वेंसी होना चाहिए, ओमेगा। अब यहाँ ओमेगा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, जो E2 है और E1 का डिफरेंस है डिवाइड बाई H क्रॉस, इसके बराबर होना चाहिए। तो इन सबको रखते हुए हम यहाँ पर एक टर्म डिफाइन करेंगे, हम यहाँ पे एक टर्म डिफाइन करेंगे, सो नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम्स absorbed, number of atoms absorbed per unit time, per unit time, unit volume। ठीक है, आपने सैंपल में कितने एटम एब्जॉर्ब हो रहे हैं पर यूनिट टाइम, पर यूनिट वॉल्यूम, इसको हम कुछ कह रहे हैं गामा 1 2, और ये प्रोपोर्शनल होगा कितने नंबर ऑफ एटम है ग्राउंड स्टेट में, एनर्जी लेवल E1 में, और क्या उसमें एनर्जी की डेंसिटी है। यहाँ N1 क्या है, नंबर ऑफ एटम्स इन वेयर, इन E1, और U ओमेगा क्या है, एनर्जी डेंसिटी, किसकी एनर्जी डेंसिटी, जो रेडिएशन इंसिडेंट हो रहा है, जो रेडिएशन गिर रहा है उसकी एनर्जी डेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, एनर्जी डेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। तो यहाँ पर आइंस्टीन ने कहा हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हम लिख देंगे B12 से। ठीक है, हम B12 यहाँ वर्ड यूज कर रहे हैं, B इज द कांस्टेंट, B12 मतलब एनर्जी लेवल 1 से 2 की तरफ, और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है तो ये हो जाएगा N1, ये हो जाएगा U ओमेगा। ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। इस इक्वेशन में हमने जो कांस्टेंट यूज किया है B12, ये प्रोपोर्शनलिटी घटाने के लिए हुआ है, और इसी को नाम दिया गया आइंस्टीन कोफिशिएंट फॉर द स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन। तो यहाँ पर आप कहोगे जो B12 है, दिस इज व्हाट आइंस्टीन कोफिशिएंट, आइंस्टीन कोफिशिएंट फॉर फॉर स्पॉन्टेनियस एब्जॉर्प्शन, स्पॉन्टेनियस एब्जॉर्प्शन। ठीक है, ये आ गया। अब हम दूसरा प्रोसेस देखते हैं। दूसरा प्रोसेस बच्चों हमारे पास क्या है, स्पॉन्टेनियस एमिशन। भाई जो गैस एब्जॉर्ब होकर के एमिट हो रहे हैं, स्पॉन्टेनियस एमिशन। ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, अपने हिसाब से होगा, इसमें कितने फोटोन मौजूद हैं सिस्टम में, इससे कोई असर नहीं होने वाला है। तो यहाँ पर क्या है, सिर्फ ये है नेचुरल तरीके से E2 टू E1 ट्रांजिशन पे डिपेंड करता है, E2 टू E1 ट्रांजिशन पे डिपेंड करता है। अब E2 से कितने एटम E1 में आएंगे ये डिपेंड करता है, E2 टू E2 ट्रांजिशन डिपेंड्स ऑन व्हाट, डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ एटम इन द E2 स्टेट। तो जो E2 स्टेट है, इसे E1 स्टेट ये है, E2 स्टेट ये है, तो E2 पे कितने एटम है, मान लो यहाँ N2 एटम है, तो जाहिर सी बात ज़्यादा है तो फिर नीचे की तरफ उनके आने की संभावना भी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर तो E2 टू E1 ट्रांजिशन डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ एटम इन द एनर्जी स्टेट E2। सो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं, सो नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम्स ट्रांजिट फ्रॉम E2 to E1, number of atom transit from E2 to E1 per unit time, per unit time, per unit volume, per unit time, per unit volume। ये इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं U से, 2 to 1, और ये प्रोपोर्शनल होगा नंबर ऑफ एटम इन द एक्साइटेड स्टेट E2, या हम लिख सकते हैं U to 1 इज सम कांस्टेंट A to 1 एंड N2। देखो यहाँ पर क्या कहा, यहाँ पर इसमें कोफिशिएंट हमने A ले लिया, पिछली बार B लिया था, तो B इसलिए लिया था क्योंकि यहाँ U था, एनर्जी डेंसिटी का रोल आ रहा था, लेकिन यहाँ पर एनर्जी डेंसिटी का रोल नहीं आया, इसीलिए इस बात की पहचान के लिए हमने कांस्टेंट A इस्तेमाल किया है। और इसको हमने 2-1 क्यों लिखा है, क्योंकि स्पॉन्टेनियस एमिशन के लिए E2 से E1 की तरफ ट्रांजिशन हो रहा है, इसलिए ऐसा लिखा है। अब आते हैं तीसरे वाले पे। तीसरा वाला क्या है, तीसरा वाला है स्टिमुलेटेड एमिशन, स्टिमुलेटेड एमिशन। इसका सजेशन आइंस्टीन ने पहली बार दिया था, हालांकि इसके सजेशन के पीछे कोई उस समय एक्सपेरिमेंटल फैक्ट नहीं था,
लेकिन बस एक आइडिया था आइंस्टीन, द ग्रेट आइंस्टीन का। तो उन्होंने कहा कि जो एटम है वो किसी रिलेटिवली स्टेबल एनर्जी स्टेट में है। तो E2 जो है, E2 इज कॉल्ड एक, अब ऐसा ये कहाँ होता है, स्टिमुलेटेड एमिशन वहाँ होगा जहाँ E2 इज कॉल्ड मेटा स्टेबल स्टेट। मेटा स्टेबल स्टेट कहने का मतलब है कि इसकी जो लाइफ टाइम होती है, इस एनर्जी स्टेट की जो लाइफ टाइम होती है वो ज़्यादा होती है नॉर्मल एक्साइटेड स्टेट से। जो नॉर्मल एक्साइटेड स्टेट है उनसे ज़्यादा लाइफ टाइम का होता है। तो E2 अगर मेटा स्टेबल स्टेट है तो क्या होगा, देन जो ट्रांजिशन होगा, देन ट्रांजिशन फ्रॉम E2 टू E1 डिपेंड्स। अब जो ट्रांजिशन होने वाला है E2 to E1 किस पे डिपेंड करेगा, पहला होगा डेंसिटी ऑफ रेडिएशन, एक रेडिएशन की मौजूदगी वहाँ पर है तो डेंसिटी ऑफ रेडिएशन यानी U ओमेगा, और वो डिपेंड करने वाला है नंबर ऑफ एटम्स इन N2। तो कितने एटम है, तो अब देखो स्पॉन्टेनियस में क्या होता है, जो पॉसिबिलिटी है एटमों की E2 से E1 आने की, E2 से E1 तक आने की, वो इंडिपेंडेंट है कि वहाँ कोई फोटोन है कि नहीं, वो तो अपने आप आएंगे, 10⁻⁸ सेकंड का मसला है। लेकिन अगर स्पॉन्टेनियस एमिशन है जहाँ हमारे पास मेटा स्टेबल स्टेट है, तो वहाँ हम देखेंगे कि अगेन सराउंडिंग में जो फोटोन मौजूद हैं उनकी डेंसिटी वो भी इन्फ्लुएंस करेंगी, जस्ट लाइक द फर्स्ट प्रोसेस स्पॉन्टेनियस एब्जॉर्प्शन, और साथ ही साथ नंबर ऑफ एटम कितने हैं एक्साइटेड स्टेट में, इस पर भी इसका असर होगा। तो यानी यहाँ पर हम फिर से गामा लेंगे, गामा 2:1 लेंगे, और ये प्रोपोर्शनल होगा एनर्जी डेंसिटी U ओमेगा के और नंबर ऑफ एटम इन द एनर्जी स्टेट 2 इसके। और इसको अगर हम लिखेंगे तो गामा 2:1, अब चूंकि यहाँ कोफिशिएंट कैसा इस्तेमाल करना पड़ेगा 2:1, और ये हो जाएगा N2, ये हो जाएगा U गामा, और ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 3। ये इक्वेशन नंबर 3 आ गई। तो देखा आपने गामा 12 जो है, गामा 12 में क्या था, कोफिशिएंट B12 यूज किया था, और गामा 21 में कोफिशिएंट B21 यूज किया है। अब आइंस्टीन कहते हैं कि अगर थर्मल इक्विलिब्रियम है, अंडर द कंडीशन ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम, जितना अपवर्ड ट्रांजिशन हुआ है, इसका मतलब है नेट अपवर्ड ट्रांजिशन। अपवर्ड का मतलब होता है एनर्जी स्टेट E1 से लेकर के E2 तक, नेट अपवर्ड ट्रांजिशन मस्ट बी इक्वल टू नेट डाउनवर्ड ट्रांजिशन। डाउनवर्ड होने का मतलब है कि एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आया होगा, इसका ये मतलब है अपवर्ड ट्रांजिशन इक्वल टू डाउनवर्ड ट्रांजिशन। तो अपवर्ड ट्रांजिशन तो भाई एब्जॉर्प्शन था, नहीं अपवर्ड ट्रांजिशन था एब्जॉर्प्शन था। तो एब्जॉर्प्शन आपने लिखा है गामा 12, तो रेट ऑफ मतलब नंबर ऑफ एटम ट्रांजिट टू E1 टू E2 पर यूनिट टाइम पर यूनिट वॉल्यूम, वो था गामा 12। और फिर नेट डाउनवर्ड क्या है, डाउनवर्ड आया स्पॉन्टेनियस प्रोसेस से तो U21, डाउनवर्ड आया स्टिमुलेटेड प्रोसेस से तो फिर गामा 21। तो ये आपका है इक्वेशन नंबर 1 का बात, ये हो गई इक्वेशन नंबर 2 की बात, ये हो गई इक्वेशन नंबर 3 की बात। ओके, अब इनकी वैल्यूज अगर हम रख दें तो ये हो जाएगा B12 N1 डेंसिटी U ओमेगा, यहाँ पर डेंसिटी कोई मामला नहीं, तो यहाँ हो जाएगा A21, और ये हो जाएगा नंबर ऑफ एटम N2, और गामा 21 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी B21 नंबर ऑफ एटम और एनर्जी डेंसिटी U ओमेगा। तो U ओमेगा के टर्म हम एक तरफ ले लें, क्योंकि अल्टीमेटली हमें प्लांक का रिलेशन जो कि एनर्जी डेंसिटी का रिलेशन था वही निकालना है। तो उसके हिसाब से U ओमेगा अगर आप लोगे तो आपके पास आ जाएगा B12N1 B12N1 माइनस B21N2 और बराबर हो जाएगा A21N2। देखो यहाँ पर यही किया, इसको इधर शिफ्ट कर दिया। तो यहाँ से एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, N2 टाइम A21 इज इक्वल टू, N2 बाहर ले लें और B21 भी बाहर ले लें, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, ब्रैकेट में बचेगा B12 अपॉन B21 और डिवाइडेड बाई N1 अपॉन N2 -1। इस तरह से देख रहे हो ना, हमने इसको भी कॉमन ले लिया, इसको भी कॉमन ले लिया। क्यों ऐसा लिया, ताकि N2 काट सके, और इसको हम लिख सकें A21
अपॉन B21, ये हो गया एक मामला। और यहाँ पर आपके पास हो जाएगा N1 अपॉन N2 और कोफिशिएंट है B12 B21 -1। और ये किसका फॉर्मूला है? एनर्जी डेंसिटी, रेडिएशन एनर्जी डेंसिटी। यहाँ तक आइंस्टीन जब पहुँचते हैं तो वो एक चीज़ देखते हैं, मान लो इसको मान लें क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ आइंस्टीन पहुँच के एक चीज़ देखते हैं कि ये जो फॉर्मूला उनके पास आया है, ये फॉर्मूला ऑलरेडी जो करीब 10-17 साल पहले प्लांक ने फॉर्मूला डिराइव किया था उसके जैसा ही है। कैसे? उन्होंने क्या किया इक्वेशन नंबर 4 में, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो बाय यूजिंग बोल्ट्जमैन कंडीशन। बोल्ट्जमान कंडीशन एक कंडीशन होती है जो कि किसी एनर्जी और उसकी नंबर ऑफ एटम के प्रेजेंस को दिखाता है। तो उसके हिसाब से किसी एनर्जी लेवल में जो नंबर ऑफ एटम है वो इस बात पर डिपेंड करते हैं उस एनर्जी लेवल का एनर्जी वैल्यू कितनी है और टेम्परेचर कितना है, जहाँ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के होता है। ये बोल्ट्जमैन का रूल था, उनके डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्मूले से आया था। तो इसके हिसाब से अगर हमें कहीं N1 अपॉन N2 निकालना है, N1 अपॉन L2 निकालना है, तो इसका मतलब है कि ये हो जाएगा सम कांस्टेंट, मान लो S है कोई कांस्टेंट e की पावर -E1 बाई KT, और ये हो जाएगा वही कांस्टेंट e की पावर -E2 बाई KT। तो ये कांस्टेंट अगर हट जाएगा तो ये इसका वैल्यू हो जाएगा e की पावर E2 -E1 अपॉन KT। तो बोल्ट्जमैन कंडीशन के हिसाब से N1 बाई N2 जो होगा दैट विल बी इक्वल टू दिस एक्सपोनेंशियल टर्म। तो अब आपके पास क्या हो जाएगा? सो इक्वेशन 4 गिव्स U इज इक्वल टू A21 अपॉन B21 डिवाइडेड बाई B12 बाई B21 एक्सपोनेंशियल, और ये हो जाएगा E2 -E1 अपॉन KT और फिर इस पूरे का माइनस। इस तरह से हमारा एक्सप्रेशन आ गया, ये एक्सप्रेशन आ गया, इक्वेशन नंबर 5 आ गई। अब इक्वेशन नंबर 5 को हम कंपेयर करते हैं। सो बाय प्लांक रेडिएशन लॉ हम लॉ लिख लें अलग से। तो लॉ हम ऐसे लिखते हैं U ओमेगा इज इक्वल टू H क्रॉस ओमेगा इज क्यूब बाई पाई स्क्वायर C क्यूब टाइम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम का क्यूब 1 अपॉन e की पावर H क्रॉस ओमेगा KT -1। ये इक्वेशन नंबर 6 जो है ये एक्चुअल में जो 1900 में प्लांक ने डेरिवेशन किया था ये उसका फॉर्मूला था। और इक्वेशन नंबर 5 जो है ये आइंस्टीन ने निकाला था। कुछ चीज़ें देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कुछ ये टर्म्स हैं, कोफिशिएंट जैसे कुछ टर्म्स हैं, तो यहाँ पर भी कुछ कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। यहाँ पर e की पावर H क्रॉस ओमेगा, अब H क्रॉस ओमेगा कुछ और नहीं है, देखो E इज इक्वल टू एच न्यू होता है, सब जानते हैं। अगर हम h अपॉन 2 पाई करके 2 पाई से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें तो h क्रॉस 2 पाई h अपॉन 2 पाई h क्रॉस हो जाएगा 2 पाई न्यू ओमेगा हो जाएगा। तो बेसिकली जहाँ h क्रॉस ओमेगा लिखा है इसका मतलब वो एनर्जी है, ये एनर्जी डिफरेंस है। तो E2 माइनस E1 की जगह पे हम इसको लिख सकते हैं। तो आपका यहाँ पे जो E2 माइनस E1 है इसकी जगह पे क्या लिख सकते हो, h क्रॉस ओमेगा लिख सकते हो। तो ऐसा मतलब है E h क्रॉस ओमेगा भी है, KT -1 है, यहाँ भी e की पावर h क्रॉस ओमेगा KT -1 है। तो जो पूरा ये एक्सपोनेंशियल का फैक्टर है डिनोमिनेटर में ये बिल्कुल मैच कर रहा है। तो आइंस्टीन ने कहा कि क्वेश्चन नंबर 5 असल में क्वेश्चन नंबर 6 ही है, बस अंतर ये है कि क्वेश्चन नंबर 6 में h है, ओमेगा है, पाई है, c है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। यहाँ हमारे पास A21 है, B21 है, A12 है, B12 है, B12 है, A12 है। तो अगर हम इक्वेशन नंबर 5 और 6 को कंपेयर करें, देखो यहाँ पर यहाँ एक्सपोनेंशियल के साथ, इसको मैं अगर हटाऊं यहाँ पे एक चीज़ देखो, इस इक्वेशन में एक्सपोनेंशियल के साथ 1 है यहाँ और हमारा जो इक्वेशन नंबर ये है आपका इक्वेशन नंबर 5 है, यहाँ पर एक्सपोनेंशियल के साथ में ये है B12 है। तो आप ये देख सकते हो ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 5 एंड 6 हमने क्या देखा, B12
अपॉन B21 की वैल्यू 1 हो गई, या कह लो B12 बराबर B21 के। इसका मतलब है कि स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन होने की प्रोबेबिलिटी और स्टिमुलेटेड एमिशन होने की प्रोबेबिलिटी सेम है, क्योंकि उनके कोफिशिएंट सेम आ रहे हैं। एंड एक खास बात है, अगर हम A21 बाई B21 की बात करें तो वो किसके बराबर आ रहा है? वो बराबर आ रहा है H क्रॉस ओमेगा क्यूब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्यूब अपॉन पाई स्क्वायर C क्यूब, ये इसके बराबर हो रहा है। तो इस तरह से आइंस्टीन ने बताया कि हमने आइंस्टीन कोफिशिएंट्स की वैल्यू को आपस में कैलकुलेट करना सीख लिया, हमने उनके बीच के इंटर रिलेशन को यहाँ पर निकालना सीख लिया है। इन्हीं को आइंस्टीन ए बी कोफिशिएंट कहते हैं। और ये जो डेरिवेशन है ये आपसे पूछा जाता है एग्ज़ाम में कि आप ये दिखाएं कि इन ए और बी कोफिशिएंट में हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। जो कि B21 बराबर है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, A21 बराबर B12 भी लिखा जा सकता है। So this is how we can calculate this Einstein coefficient stuff. Okay, so this is about all about this particular class. आगे की क्लासेस पे हम लोग और भी इसके बारे में डिस्कस करेंगे. Okay, have a nice day.